वेलकम टू वीएन क्लास। रीजनिंग का जो है आपका पार्ट 4 है इसमें, ठीक है। पार्ट 4 है। आपने पार्ट थ्री का जो वीडियो है आपका वो पहले ही हो चुका है, तो उसमें आपके 26 क्वेश्चन है। उसके बाद से 27 क्वेश्चन नंबर से 50 क्वेश्चन नंबर तक आपको इस वीडियो पे देखने को मिलेगा पार्ट 4 पे, ठीक है। आपको जो है जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं ये सारे के सारे आपके, तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपका जो है कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं, ऐसे आपको 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक जो है आपका सारे क्वेश्चंस पेपर को प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लेने हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको ध्यान दें और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। आते हैं हम कुछ क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको आप प्रॉपर रीड करें और फिर इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें देखें आप सबसे पहले जो 27 से 30 तक का जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए हमको ये 27 से 30 तक के क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें there are 2 rows given and to find out the resultant, ठीक है। टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 स्टेप्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेप में वो क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसने, ये देखें आप। फर्स्ट स्टेप में इन्फॉर्मेशन है इफ़ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ठीक है। इवन और ऑड का जब भी फॉलो करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। इवन और ऑड नंबर जब हम फॉलो करेंगे तो इनका रिजल्टेंट आपका क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बना लेना है नोट, जब इवन और ऑड का सम होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप देखें यहाँ पे इफ एन ऑड नंबर बाय अ परफेक्ट स्क्वायर देन रिजल्टेंट विल बी डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ दैट स्क्वायर नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ऑड और परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस होगा, ठीक है, ऑड नंबर और परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर का जब डिफरेंस होगा मतलब माइनस होगा, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। इसमें भी फिर आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ नंबर, ठीक है। ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, जब ऑड और ऑड नंबर जो हैं आपके फॉलो करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का भी आपको क्या होगा, एडिशन ही होगा, फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑड नंबर और इवन नंबर जब आपके फॉलो होंगे, ठीक है, ऑड और इवन नंबर आपके जब फॉलो होंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब कोई रिजल्ट आपका आएगा। उसके बाद आपने देखा इवन और इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी डिवीजन,
ठीक है। अब इवन और इवन नंबर रहेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इस तरीके से हमको इसका सॉल्यूशन करना है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं और ये स्टेप्स से हमको फॉलो करते चलना है, आपके आंसर्स निकलते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप, फाइंड द सम ऑफ 2 रोज। इन ये जो 2 रोज दिए हुए हैं आपके 8, 4, 1, 11, 6 और 7, तो इनका हमको क्या करना है, दोनों ही रो का सम निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये देखो आप, सबसे पहले आपको दिख रहा है 8, 4, ठीक है, 8, 4 दिख रहा है। तो 8 और 4 में आपको क्या करना है, 8, 4 और 1 है, ठीक है। तो दोनों ही आपके कौन से नंबर हैं, इवन नंबर है। जब दोनों इवन नंबर हैं, आपने देखा जो स्टेप था आपका लास्ट स्टेप, उसमें क्या करना है, दोनों जब इवन नंबर रहेगा तो डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड कर देना है, तो आपने इसको डिवाइड किया, 2 आया, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है आपको, जो भी आंसर आता है तो उसको 1 से प्लस कर देना है। तो आपका 4 2 = 8, ठीक है। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। अब आप नेक्स्ट को चेक करोगे, 11, 6 और 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें 11, 6 और 7, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब देखें ऑड नंबर और इवन नंबर है। जब भी ऑड नंबर और इवन नंबर रहता है तो हमको क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, 11 और 6 का, तो क्या आ गया 66। और 66 में आपको 7 को क्या करना है, माइनस करना है आपके जो है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 66 में आपको 7 प्लस करना है, 7 को प्लस करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, 73। इतना क्लियर हुआ। तो आपने देखा इस तरीके से ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपने यहाँ पे देखा कि जब भी हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों ही ऑड और इवन नंबर को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। जब भी आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, तो उसमें जो जो नंबर आते हैं उसको आपको जो है क्या कर देना है, डिफरेंस। यहाँ पे आपका 66 और क्या था, 7, ठीक है। 66 और 7 था, मतलब कि आपका इवन और ऑड नंबर था। इवन ऑड है तो क्या कर दोगे, रिजल्ट आपका क्या आएगा, एडिशन करोगे, एडिशन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आगे आपका 73, ठीक है। अब इन दोनों रोज का सम करना है हमको, तो 73 में आपको 3 और ऐड कर देना है, तो आपका 76 राइट आंसर होगा। ये देखें आप, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इफ द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 रोज इज 46, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये बोल रहा है यदि इन दोनों रो का सम जो है 46 आ जाता है, ठीक है, तो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो आप देखें यहाँ पे 9, 2, 7 दिया हुआ है, ठीक है, 9, 2, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 9 ऑड नंबर है और 2 जो है इवन नंबर है। ऑड और इवन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 और में आपको क्या करना है, 7 को प्लस कर देना है। तो 18 और 7 को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, 25, ठीक है। 25 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करोगे, नेक्स्ट रो में आपका क्या दिया हुआ है, दोनों इवन नंबर है। इवन नंबर में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 24 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 4, और यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है। 4 से आप डिवाइड करते हो इसको, तो
6 आ जाएगा यहाँ पे, 4 6 जा 24, ठीक है, प्लस x। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपने देख लिया यहाँ पे किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। 6 प्लस एक्स आया, तो यहाँ आपका जो है आंसर क्या होगा ये आप देखें। अगर आप यहाँ पे 15 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर जो है किस तरीके से आएगा। 25 में आपको x और ऐड करना है, तो x आप जो है नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने 21 को आपने माइनस कर दिया, ठीक है, 21 को आपने माइनस किया तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो 5 और 1 6 2 और 2 4, ठीक है, इन दोनों का सम, ये वही बोल रहा है कि इफ यदि सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 रो 46, इन दोनों रो का सम जो है, इन दोनों का रो का सम आपका क्या हुआ 46 है। तो 46 में आपको जो है अगर आ जाता है 46 तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसमें आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे ये आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, x अगर आप यहाँ पे रख देते हैं तो x की वैल्यू आपकी 15 आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 15 को लिया, ठीक है, x के प्लेस पे अगर आपने 15 को लिया, x की वैल्यू अगर आपकी 15 को यहाँ पे लेते हैं तो इसको डिवाइड करोगे आप 6 आ जाएगा, और 15 में 6 ऐड करते हो तो 21 आ जाता है। तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 15 हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रोज, दोनों का रिजल्ट, अगर फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट जो भी आता है उसका डिफरेंस हमको बताना है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 3 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे 13 और 3 जो हैं आपके वो क्या दिए हुए हैं, दोनों के दोनों ऑड नंबर हैं, दोनों की दोनों ऑड नंबर हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 प्लस 7, ठीक है, 16 प्लस 7 आपका क्या हो जाएगा 23, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको इसको करना है। 4 11 और 12 दिया हुआ है। 4 मतलब इवन और 11 मतलब ऑड, जब ऑड और इवन का सम होगा, ठीक है, 11 12 13 14 15 इन दोनों को भी आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ 15 इंटू 12, ठीक है, 15 इंटू 12 करोगे आप तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 180, ठीक है। 180 में से अब इनको क्या करना, जब हम दोनों रो से हमने निकाल लिया, ठीक है, आंसर, अब उसका जो है हमको डिफरेंस निकालना है। तो 180 में से 23 जब आप माइनस करोगे तो 157 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 157 आएगा। 180 में से 23 को आप माइनस करते हो तो आपका 156 राइट आंसर है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड रो में आपको जो है पहले आपको फर्स्ट और सेकेंड रो का रिजल्ट निकालना है। उसके बाद उन दोनों रो का जो रिजल्टेंट होगा उसको मल्टीप्लिकेशन करके इसका फाइनल आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखें आप 21 और 19 18 दिया हुआ है, ठीक है। 21 आपका ऑड है और 19 भी आपका ऑड नंबर है। दोनों को आपको प्लस करना होगा। दोनों को जब आप प्लस करते हो तो आपका आंसर क्या होता है 40, और उसके बाद दोनों
40 आपका जो है इवन नंबर है और फिर से इवन है तो आपको डिवीज़न करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो इवन नंबर्स में 8 से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5 आंसर। ठीक है, 40 में 8 को डिवाइड कर दो तो 5 आंसर आता है। उसके बाद आपका देखो यहाँ पे 16 और 13 दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपका 9 है। ठीक है, 16 मतलब आपका इवन नंबर और 13 मतलब ऑड नंबर। इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को भी आपको प्लस करना है। ठीक है, प्लस करते हो तो आपका 6 3 9, ठीक है, 1 1 2 29 इसका जो है एडिशन में आया। 29 और 9 दोनों ही आपके ऑड नंबर है। ठीक है, और नंबर है तो यहाँ पे इनका क्या होगा, डिफरेंस होगा 29 और 9 का। ठीक है, डिफरेंस हुआ तो यहाँ पे आपको क्या आंसर आया 20। ठीक है, अब इन दोनों का हमको इनके रिजल्टेंट का क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड रो के रिजल्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो 20 पंचे क्या हो जाता है 100। ठीक है, तो 100 यहाँ पे इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चंस का आपका 100 राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके 30 तक के एग्जैक्ट क्लियर हो गए होंगे कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्यूशन किया। कुछ भी नहीं है, जो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं ये 5 स्टेप्स, इनको आप फॉलो करके इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पजल का है। ठीक है, पजल का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको 31 से 34 तक के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस पजल के अकॉर्डिंग निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पजल का आप टाइप समझ लें और फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। तो देखो आप कैसे दिया हुआ है पजल। ये 6 सब्जेक्ट है, मटेरियल साइंस। ठीक है, 6 सब्जेक्ट, मटेरियल साइंस, फ्लड मैकेनिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर टफ एट द कोचिंग इंस्टीट्यूट। ईच सब्जेक्ट वॉज गिवन अ डेफिनाइट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा definite and continuous time slots, that is there is no gap between 2 consecutive subjects। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि आपको जो है 6 सब्जेक्ट्स आपके दिए हुए हैं और इन सब्जेक्ट्स में आपके जो है कंटिन्यू है, कोई भी गैप आपके जो है इन सब्जेक्ट्स में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, इन अ डे अ टोटल 14 आवर्स क्लास वॉज शेड्यूल्ड। ठीक है, 14 आवर्स का जो है शेड्यूल है, टोटल 40 आवर्स है। इस लाइन को आप याद रख रहे हैं। ठीक है, टोटल आपके कितने हैं 14 आवर्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। A subject can start its slot from a whole hour and half hour only, that is a subject can start from 4 PM। ठीक है, जो आपका जो है होल आवर जो है आपका और हाफ आवर दोनों ही आपका स्टार्ट कब से होता है 4 बजे से। ठीक है, 4:30 PM बट इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 4:13 PM 4:03 PM। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक की दी हुई है। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करें। मटेरियल साइंस क्लास टेक्स प्लेस फ्रॉम 11 AM टू 12:30 PM। ठीक है, तो मटेरियल साइंस जो है आपका वो 11 टू क्या है 12:30 PM यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है आपकी मटेरियल साइंस जो है उसका। ठीक है, तो मटेरियल साइंस का आपने यहाँ पे लिख लिया कि फर्स्ट में इंफॉर्मेशन जो दी हुई है सिक्स सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे 6 बॉक्सेस आप बना लें। ये दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ठीक है, ये
6 आपके बॉक्स बने हुए हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारा डेटा फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन नोट करनी है कि यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिससे के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये पजल को सॉल्व करोगे, ठीक है। मटेरियल साइंस क्लास टेक्स प्लेस फ्रॉम 11 AM to 12:30 PM। तो यहाँ पे आपने देख लिया मटेरियल साइंस जो है आपकी 11 to 12:30 PM में तक की क्लास रहती है, मतलब कि 1.5 आवर की क्लास रहती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आप यहाँ से नोट करना स्टार्ट करते हैं। ओनली वन क्लास टुक प्लेस बिटवीन मटेरियल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो मटेरियल साइंस और मैथमेटिक्स के बीच में आपका कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ वन क्लास है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट को नोट किया। थर्ड पॉइंट आप नोट करते हैं, टाइम स्लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इज ट्वाइस द टाइम स्लॉट ऑफ मटेरियल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से नोट करना है ये देखें आप, मतलब कि अगर मैथमेटिक्स का टाइम जो है 3 आवर्स का है, तो यहाँ पे जो है कितना कितना हो जाएगा, 1.5 आवर हो जाएगा, ठीक है। 1.5 आवर हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे इसका जो है आपका मैथमेटिक्स का जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 3 आवर्स का रहेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो टाइम स्लॉट है आपका, वो मैथ्स का जो टाइम स्लॉट है वो 3 आवर का होगा। इतना क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, फिजिक्स क्लास स्टार्ट फ्रॉम 5:30, ये आपका कंफर्म दिया हुआ है। फिजिक्स जो है आपका वो 5:30 PM से स्टार्ट होता है, ठीक है। केमिस्ट्री की जो क्लास है आपकी, केमिस्ट्री क्लास टुक प्लेस बिटवीन मटेरियल साइंस एंड फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मटेरियल साइंस और फिजिक्स के बीच में आपका जो है एक केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। तो मटेरियल साइंस और फिजिक्स के बीच में आपको केमिस्ट्री की क्लास किस तरीके से होगी ये आप देख लें। तो यहाँ पे आपको जो है कैसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं ये आप देखिए। बट डिड नॉट टेक प्लेस इमिडिएटली आफ्टर और बिफोर फिजिक्स। तो यहाँ पे आपका फिजिक्स रहेगा, इसके ऊपर जो है आपका केमिस्ट्री नहीं होगी और ना ही इसके नीचे केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। मतलब इससे पहले भी नहीं होगी फिजिक्स से, और फिजिक्स से बाद में भी केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी नहीं होंगी। फिर आपका 6th पॉइंट क्या दिया हुआ है, 6th पॉइंट है आपका टोटल स्लॉट टाइम ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास इज 4.5 आवर, ठीक है। 4.5 आवर की इन दोनों की क्लासेस होंगी, फ्लूइड मैकेनिक्स और आपकी कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की। कितनी होगी, 4.5 आवर की क्लास होगी, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास दैट टुक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ क्लास बिटवीन केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे आपको क्या 7th पॉइंट आपका बनता है ये आप देखें। यहाँ पे जितने सेम नंबर ऑफ क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक और फिजिक्स के बीच में होंगे, ठीक है, उतने ही आपके जो हैं केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में होंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने नोट कर लिया। अब आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइम स्लॉट ऑफ केमिस्ट्री इज 1 आवर लेस देन द टाइम स्लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि अगर जो है मैथमेटिक्स का 3 आवर में कंप्लीट होता है, तो केमिस्ट्री जो है आपकी वो 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को बना लिया है। अब आपको 1 आवर लेस देन मतलब कि 2 आवर में इसकी क्लास कंप्लीट होगी, किसकी, केमिस्ट्री की। 2 आवर में किसकी होगी, केमिस्ट्री की। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं। अब आप देखें किस तरीके से इसको अरेंज करते हो। मैथमेटिक्स और मटेरियल साइंस के बीच में आपके कितने हैं, 1 का गैप है। अगर आप यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट से, तो यहाँ पे आपने अगर मैथ्स को लिया 1 का गैप, यहाँ पे आपने मटेरियल साइंस को ले लिया, ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, मटेरियल साइंस की जो क्लासेस है वो आपकी 11 से 12:30 तक की है, ये आपको दी हुई है। तो यहाँ से आपने देखिए 11 AM से 12:30 PM तक की क्लास आपकी मटेरियल साइंस की रहेगी 1.5 आवर की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। मैथमेटिक्स भी क्लियर हुआ। मैथमेटिक्स की क्लास उसने बोल दिया है कितने घंटे की रहेगी, 3 घंटे की रहेगी, लेकिन अभी हमको टाइम डिसाइड नहीं है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, इससे माइनस करते चले जाएंगे हम। यहाँ पे 11 से 12:30 की तक की क्लास रहेगी, तो 11 तक आपका मतलब कि 11 से 9:30 तक आपकी ये वाली जो बीच वाली क्लास है वो रहेगी, और फिर उससे आपको फिर माइनस करना है। तो माइनस आप यहाँ से करेंगे तो 9:30 से आपका जो है 6:30 तक की जो क्लास है वो आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी। ठीक है, 3 घंटे की क्लास है आपकी मैथमेटिक्स की, उसने क्लियर बोल दिया था क्वेश्चन में ही। ठीक है, मैथमेटिक्स की ये 3 आवर की क्लास होगी। फिजिक्स जो है आपका वो 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो अभी फिजिक्स को स्किप करें। अब यहाँ पे आपका क्या बोलता है ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक और फिजिक्स के बीच में जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉनिक और केमिस्ट्री के बीच में होने चाहिए। तो आप किस तरीके से इसको लोगे, आप ये देखो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिया किसको, इलेक्ट्रॉनिक को, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक को अगर आप यहाँ लेते तो यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री आ जाएगी और यहाँ पे फिजिक्स, या तो यहाँ पे फिजिक्स और यहाँ पे केमिस्ट्री। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, फिजिक्स जो है आपका, फिजिक्स के ऊपर जो है केमिस्ट्री, मतलब जस्ट अबव में केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है फिजिक्स यहीं पे ही होगा और केमिस्ट्री आपकी यहाँ पे ही होगी। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो गए। फिजिक्स का आपका पूरा जो क्लासेस दी हुई थी वो दी हुई थी 5:30 बजे से। ठीक है, तो 5:30 बजे से क्लियर डेटा दिया हुआ था, 5:30 से 8:30 तक की 3 घंटे की क्लास आपकी इसकी थी, और मैथ्स की भी आपकी 3 घंटे की क्लास थी। ये जो है आपका 1.5 आवर मतलब कि आपका 1.5 आवर का ये था, ये भी 1.5 आवर का था मटेरियल साइंस। उसके बाद आपका केमिस्ट्री और जो इलेक्ट्रॉनिक है वो, उसमें देखें तो केमिस्ट्री 2 आवर की थी आपकी, याद ये दी हुई है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपके वो 3 आवर के थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो फ्लड मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में 4.5 आवर्स की क्लास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ही बचता है, वो है फ्लड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लड मैकेनिक्स यहाँ पे आ गया। अब आप देखें यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें ऐड करते चले। यहाँ पे ये 12:30 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 2 घंटे की क्लास रहेगी, तो 2:30 तक रहेगी ये। ठीक है,
फिर ये 2:30 से स्टार्ट होगी, तो ये आपकी 3 घंटे की क्लास रहेगी, तो ये आपकी 5:30 PM तक की क्लासेस ये रहेंगी। आपका ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से आपने इसको पूरा जो पज़ल था उसको अरेंज कर दिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आप निकालोगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है देखें, आप रीड करें क्वेश्चन और आंसर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाउ मैनी लेक्चर्स आर शेड्यूल बिटवीन मटेरियल साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है वहाँ पे चेक करें कि मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में कितने लेक्चर्स शेड्यूल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे देखें आप, मटेरियल साइंस आपका ये दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ये है, तो 1 लेक्चर जो है केमिस्ट्री का वही शेड्यूल्ड है दोनों के बीच में, तो राइट आंसर आपका 1 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स टाइम स्लॉट इज शेड्यूल फ्रॉम 12:30 to 2:30। कौन सा सब्जेक्ट है जिसका टाइम स्लॉट से 12:30 से 2:30, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करो, ये है केमिस्ट्री जो है आपका, उसका ही टाइम स्लॉट है आपका 12:30 to 2:30, ठीक है। तो आपका केमिस्ट्री यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप जो है पजल को सही से सॉल्व कर लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन भी आपके ट्रू हो जाते हैं, और अगर पजल आपने सही से सॉल्व नहीं किया है तो क्वेश्चन को कर पाना भी मुश्किल होता है। फिर आपके आंसर्स जो है वो क्लियर नहीं आते हैं, 1-2 आंसर ही आपके क्लियर हो पाते हैं, ठीक है। जो वो भी आपके कौन से क्लियर हो पाते हैं, जिनका कंफर्मेशन डेटा दिया होता, कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो कंफर्म दी होती है, तो उसको ही आप सही कर पाओगे, बाकी आप नहीं कर पाओगे सही, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज शेड्यूल जस्ट आफ्टर फ्लड मैकेनिक्स। फ्लड मैकेनिक्स के बाद में जो है कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका शेड्यूल हुआ था। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, ये है आपका फ्लड मैकेनिक्स के बाद में ही आपको मटेरियल साइंस सब्जेक्ट जो है वो आपका टाइम स्लॉट हुआ था। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा मटेरियल साइंस, ठीक है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन इन आवर्स ऑफ फिजिक्स लेक्चर, ठीक है। फिजिक्स लेक्चर में आपका बताना है कि क्या ड्यूरेशन है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपका 3 आवर का ड्यूरेशन है, ये आप देख लें, ये देखो 5:30 to 8:30 3 आवर फिजिक्स में आपको लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 3 आवर। कंप्लीट हुआ ये वाला पजल भी आपका। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये भी आप चेक करें, और ये जो आपने अभी तक क्वेश्चन किए हैं ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा सॉल्व करते रहें तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन एकदम क्विकली एग्ज़ाम टाइम में नहीं बन पाते हैं। क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो है आपकी बहुत ज़्यादा दी होती है, उस वजह से आपका टाइम बहुत लगता है, ठीक है। और वहाँ एग्ज़ाम टाइम में आपके पास एक टाइम रहता है, उस टाइम में ही आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है पहले से ही ऐसा प्रिपरेशन करें कि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें 35 से 37 तक क्वेश्चन है आपके, और ये जो है आपके ब्लड डोनेशन के क्वेश्चन हैं। इसमें देखें आप, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिम्बल्स हैज़ एंड $, % एंड कॉपीराइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं, तो इनको आपको जो है बताना है कि किस तरीके से इसका हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आर यूज्ड विथ द following meanings as illustrated below. Study the following information and answer the given question. यहाँ पे दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है कि A@Z, A is child of Z,
ठीक है। एट द रेट का मीन्स उसने क्या बोला, चाइल्ड है। कॉपीराइट का मीन्स आपका पेरेंट है, और परसेंट मतलब है आपका फादर इन लॉ। एंड जो है आपका वो ब्रदर इन लॉ को डिनोट करता है। डॉलर जो है आपका वो ब्रदर को, और स्टार जो है आपका वो वाइफ को, और हैज जो है आपका वो सिस्टर इन लॉ को डिनोट करता है। तो आपका जो है यहाँ पे जितने भी साइन दिए हुए हैं उसमें आपके जो है कुछ फैमिली मेंबर्स हैं वो उससे डिनोट कर रहे हैं, उससे ही आपको ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है 35 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको वैसे ही आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसके ही अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखें, इफ़ सी कॉपीराइट ए, कॉपीराइट मीन्स आपका क्या है, पेरेंट है। ठीक है, सी कॉपीराइट ए, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा ये आप देखते चले। ये बनाते हैं हम फैमिली ट्री। ठीक है, सी इज कॉपीराइट मतलब पेरेंट। ठीक है, सी इज पेरेंट ऑफ ए, ठीक है। ए इज डॉलर, ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है, ब्रदर। ए इज ब्रदर ऑफ डी है। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ डी, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, डी इज एंड ओ, एंड का मतलब है आपका ब्रदर इन लॉ। ठीक है, एंड का मतलब आपका क्या दिया हुआ है, ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्यू होगा इसका ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे जो है क्यू आ जाएगा ब्रदर इन लॉ पे, ये ब्रदर है आपका। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, क्यू एट द रेट। एट द रेट मीन्स क्या है, चाइल्ड दिया हुआ है। तो क्यू जो है चाइल्ड है किसका, एच का, बी का, सॉरी, क्यू चाइल्ड किसका है, बी का। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी हो गया, फिर बी, फिर कॉपीराइट। कॉपीराइट मीन्स अगेन पेरेंट दिया हुआ है। तो बी इज कॉपीराइट ई, तो यहाँ पे इसके पेरेंट होंगे ई के। ठीक है, फिर ई जो है आपका क्या है, ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ब्रदर इन लॉ ऑफ ए होगा। तो ये भी आपका स्क्वायर से डिनोट करोगे। आपको पता है कि जब भी आपका क्वेश्चन पे दिया होता है कि ये इन्फॉर्मेशन दी रहती है तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको एक फैमिली ट्री बनाना होता है, और आपको जो है स्क्वायर को मेल मेंबर से नोट करना है और सर्कल को आपको फीमेल से नोट करना है, ये आप याद रखें। ठीक है, और डबल लाइन आप कपल के लिए, या एक और वर्ड आता है आपका स्पाउस, उसके लिए आपको डबल लाइन का डोनेट करना है, उसके बाद आपका डिनोट करना है, सॉरी। और ये जो वर्टिकल लाइन है वो आपका जनरेशन है, लाइक मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दी होती है वो आपके ही ब्रदर, सिस्टर और कजन्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप फैमिली ट्री बनाते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपकी कंप्लीट हुई। अब आपको क्या बताना है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए से, ए का बी से क्या रिलेशन है। आप देखें यहाँ पे ए का बी से रिलेशन जो है आपका सन इन लॉ का रिलेशन है। ठीक है, सन इन लॉ का रिलेशन आपका ए और बी का है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सन इन लॉ। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन जो दी हुई है सेम वही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है आपका,
इसको ही आप उसमें रख लें तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इस इंफॉर्मेशन को इस पेज में भी आप ले लें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये आप देखें। ये जो क्वेश्चन है, इफ बी स्टार एच, अब इसका हमको फिर से फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, बी स्टार एच मतलब कि स्टार का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाइफ। ठीक है, बी इज वाइफ ऑफ एच। ठीक है, बी इज वाइफ ऑफ एच। फिर उसके बाद एच इज डॉलर, डॉलर का मतलब आपका क्या है, डॉलर का मतलब ब्रदर है, तो आपका एच इज ब्रदर ऑफ के हुआ, तो एच इज ब्रदर ऑफ के। ठीक है, ये है आपकी वाइफ। ठीक है, उसके बाद आपका के इज कॉपीराइट, कॉपीराइट मीन्स क्या है, पेरेंट है, के इज कॉपीराइट वाई। ठीक है, तो इन दोनों का जो है आपका किस किस का, बी और एच का जो है आपका ये होगा। इतना क्लियर हुआ। फिर आगे चलें आप, y@v, एट द रेट का मतलब आपका चाइल्ड है, तो y जो है आपका चाइल्ड है किसका, b का। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, v का चाइल्ड है, तो इन दोनों का भी आपको इस तरीके से करना होगा। ठीक है, ये हुई आपकी वाइफ, और जे और के जो है आपका जो पेरेंट है वो है क्या, सी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से आपने इसको सॉल्यूशन किया है, उसके बाद आप देखते चलें आपका आंसर भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इतना सॉल्यूशन किया, बी एंड ई, वी एंड ई मतलब कि यहाँ पे आपको जो है किस तरीके से देखना है, ये आप देखें। एंड का मतलब ब्रदर इन लॉ है, बी ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। ब्रदर इन लॉ ऑफ ई आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई हैज़ बी मतलब कि आपको यहाँ पे हैज़ का मतलब आपका क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोई भी आंसर नहीं होगा। तो हाउ एच इज रिलेटेड टू ई, तो ई का एच से क्या रिलेशन है ये आप देखें, ई का एच से आपका भाई का रिलेशन है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ब्रदर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ क्यू एंड एल। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्यू एंड एल %m स्टार p @o। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसका फैमिली ट्री आप बनाओ। क्यू एंड का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ ऑफ एल। p इज चाइल्ड ऑफ, क्या हुआ, p इज चाइल्ड ऑफ o। ठीक है, तो यहाँ से करना स्टार्ट करें आप, p इज चाइल्ड ऑफ o मतलब कि यहाँ पे p होगा।
ठीक है, P इज चाइल्ड ऑफ O, फिर P स्टार M, ठीक है, तो वाइफ है, ठीक है, P इज वाइफ ऑफ M, ये भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। M इज परसेंट L, परसेंट का मतलब फादर इन लॉ है, M परसेंट L, ठीक है, फादर इन लॉ होगा तो मतलब यहाँ पे आपका फादर इन लॉ होगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका एंड है L एंड Q, ठीक है, तो L एंड L मतलब ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ आपका जो है ब्रदर इन लॉ होगा। इतना क्लियर हुआ। तो ये आपने जो है बना लिया फैमिली ट्री। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देन हाउ P रिलेटेड टू Q, P का Q से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आप देखें डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, क्या है, नेफ्यू का, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, नेफ्यू। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पजल दी हुई है अगेन, ठीक है, इस पजल को भी आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करोगे, अब आप देखो, सबसे पहले इसका टाइप समझो कि ये पजल जो है किस टाइप का है। 9 पर्सन है, कृति, लोकेश, मोहन, निधि, ओम, प्रभु, आयुष, ऋतु, सीमा आर गोइंग टू जिम ऑन 3 dates 18, 17 और 25 of 3 different month, जनवरी, मार्च एंड अप्रैल ऑफ द सेम ईयर। ये आपका जो है इतना इंफॉर्मेशन जो है आपको देखना है किस तरीके से उसने इसको दिया है। अब आप देखें यहाँ पे एक बना लें बॉक्स, ठीक है, इसमें आपको पॉसिबिलिटी भी बनानी है। तो 9 पर्सन्स हैं, 9 बॉक्सेस आपके बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये आपके 9 बॉक्सेस हो गए। अब उसने क्या बोला है कि 9 फ्रेंड्स हैं और ये सारे जिम जाते हैं, इनकी 3 डेट्स हैं 8, 17 और 25 सभी ईयर्स में, जनवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब कि आप 3 ईयर्स में इनको डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से इनको डिवाइड करते हो, तो 8, 17, 25, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आपका जनवरी हुआ, फिर से यहाँ 8, 17, 25, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, मार्च हो गया, ठीक है, 3 का पेयर बना लिया आपने, फिर 8, 17 और फिर से 25, तो ये यहाँ तक आपका अप्रैल का मंथ हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि अप्रैल और जनवरी में, ठीक है, जनवरी में आपके 31 डेज होते हैं, मार्च में भी 31, लेकिन आपके अप्रैल में 30 डेज होते हैं। ये आपका इतना भी क्लियर हुआ, और ये लिखना आप ना भूलें, इसके अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इनका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसी वजह से आपको सारा इन्फॉर्मेशन पहले ही नोट कर लेना है और फिर इम्प्लीमेंट करते जाना है, ठीक है। कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आप देखें किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को रीड करें। ऑल्सो ईच ऑफ देम इज ऑफ डिफरेंट वेट, इनके जो है अलग अलग वेट्स हैं सारे पर्सन्स के, ठीक है। ओनली 3 पर्सन हैवियर देन सीमा, ठीक है, सीमा से सिर्फ 3 पर्सन जो है वो हैवियर हैं, तो यहाँ पे आपने बना लिया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 1 2 3 हैवियर हैं सीमा से 3 पर्सन, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, आयुष इज गोइंग टू जिम इमीडिएटली आफ्टर निधि बट नॉट
इन द सेम मंथ एज निधि, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आयुष जो है निधि के जस्ट बाद में जिम जाता है, लेकिन आपका इमिडिएट आफ्टर निधि, ठीक है, जस्ट आफ्टर आपका जो है निधि के बाद आयुष जाता है जिम, लेकिन सेम मंथ में नहीं जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो मंथ है आपका वो सेम नहीं होगा, ठीक है, सेम मंथ आपका नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो पॉइंट को नोट करते चलें। पॉइंट को कैसे नोट करोगे ये आप देखो। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, सबसे पहले तो निधि जाएगी, उसके बाद ही आपका कौन जाएगा, आयुष जाएगा, ठीक है, और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट मंथ में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, ओनली वन पर्सन गो टू जिम बिटवीन ओम एंड ऋतु, ओम और ऋतु के बीच में सिर्फ और सिर्फ वन पर्सन ही जिम जाता है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया वन पर्सन और ऋतु, ठीक है, और ऑल गो इन द सेम मंथ, और ये जो है आपके सेम मंथ में जाते हैं, ओम और ऋतु, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, कृति इज जस्ट हैवियर देन मोहन बट लाइटर देन आयुष। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट फिर से यहाँ नोट करना है कि कृति जो है आपकी जस्ट हैवियर देन क्या दिया हुआ है, मोहन, ठीक है, बट लाइटर देन आयुष, बट लाइटर देन आयुष, तो यहाँ पे आपका आयुष हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये आपका क्लियर होता चला जा रहा है। दोनों ही वेट भी आपको बताना है और आपको इसको किस तरीके से अरेंज करना है ये भी आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। लोकेश इज हैवियर देन सीमा बट लाइटर देन निधि हु इज नॉट हैवियस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेश को आपको क्या करना है, लोकेश जो है आपके वो लाइटर देन क्या है, निधि, बट हैवियर देन सीमा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आपका क्या है, बट नन ऑफ देम गो टू जिम इन 4 month हैविंग 30 days, ठीक है। ओनली 3 person गो बिटवीन जिम लोकेश एंड सीमा, लोकेश और सीमा के बीच में आपके सिर्फ और सिर्फ 3 persons जिम जाते हैं, ये भी आपका क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आप देखें, ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, 30 days में आपके नहीं जाते हैं। द वन हु गो इमीडिएट आफ्टर ओम इज नॉट लाइटर देन ओम, ठीक है, इससे लाइटर, ओम से लाइटर जो है इमीडिएट आफ्टर, इसके बाद जो है ओम के बाद कोई भी नहीं जाएगा। द वन हु इज लाइटेस्ट पर्सन अटेंड जिम इमीडिएटली आफ्टर लोकेश, जो सबसे लाइटेस्ट पर्सन है वो सबसे बाद में जिम जाता है, ये आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है। एज मैनी पर्सन गो टू जिम इन बिटवीन निधि एंड कृति एज बिटवीन कृति एंड ऋतु, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि जितने पर्सन जो हैं निधि और कृति के बीच में जाते हैं, ठीक है, उतने ही पर्सन आपके कृति और ऋतु के बीच में जाते हैं, ये भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद प्रभु इज लाइटर देन बोथ मोहन एंड ओम, ठीक है, प्रभु जो है आपके वो मोहन और ओम से लाइटर रहेंगे, कौन, प्रभु, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऋतु इज नॉट लाइटर देन कृति, ऋतु जो है वो नॉट लाइटर देन कृति, मतलब कि यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आप देखें,
ऋतु जो है ग्रेटर होगी किससे, कृति से। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद द वन हु गो टू जिम लास्ट इज हैवियर देन ओम, सबसे ज़्यादा जो है हैवियर देन ओम, ओम बट नॉट लाइटर देन सीमा। ठीक है, लेकिन सीमा से लाइटर नहीं रहेगा क्या, ओम। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। ये सारा आपने पॉइंट्स को देख लिया, कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए, कुछ पॉइंट्स आपके वहाँ पे ही मिल रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से इसमें पॉसिबिलिटी बना लें। सबसे पहली पॉसिबिलिटी आपकी क्या दी हुई है, ये आप देखें तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पॉसिबिलिटी आप ले लें। ये है आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी और ये है आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी। आप अगर यहाँ पे लेते हैं लोकेश को तो उसके जो है 1 2 3 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सीमा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये 3 आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते चलें। ठीक है, सीमा जो है आपकी यहाँ पे हो गई है। अब निधि और आयुष जो है डिफरेंट मंथ में है। ठीक है, निधि और आयुष डिफरेंट मंथ में है, तो आप किस तरीके से इसको अरेंज करोगे ये भी आप देखते चलो। इसमें आपने ये लिया, ठीक है, एल आर को आपने जो है लोकेश और सीमा को इस तरीके से लिया। उसके बाद आप अगेन किस तरीके से लोगे ये देखो। उसके नीचे से अगर आप लेते हो यहाँ पे लोकेश को और 1 2 3 और यहाँ ले लो आप सीमा को और फिर यहाँ ले लो आप लोकेश को 1 2 3 यहाँ पे ले लो आप सीमा। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटी में हम चलते हैं। तीनों पॉसिबिलिटी में कैसे चलेंगे ये आप देखें। अगर आपने यहाँ पे लिया किसको, ऊपर आपका निधि ही होगा, तो इस मंथ में जनवरी में आपने यहाँ पे निधि को ले लिया, तो इसके बाद वाले ही मंथ में आपको किसको लेना होगा, आपका जो कौन दिया हुआ है, आयुष। ठीक है, तो इसको आपको इस कंडीशन पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी देखो तो ये यहाँ पे सेम वही आ जाएगा केस। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो इस वाले केस में पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ये 3 आपके बुक हैं, लास्ट में दिया हुआ है लोकेश। यहाँ लेते हैं आप तो यहाँ पे ये दोनों सेम मंथ में हो जाएंगे, जबकि निधि और आयुष को डिफरेंट मंथ में रखना है, तो थर्ड पॉसिबिलिटी तो आपकी रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब इन दोनों पॉसिबिलिटी में हमको काम करना है। अब क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये देखें, ये आपका कंप्लीट हुआ। ओम और ऋतु जो है, ओम और ऋतु के बीच में 1 का गैप है और वो जो है सेम मंथ में होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये जो है ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पे आप नहीं रख सकते, यहाँ पे भी आप नहीं रख सकते, यही प्लेस बचता है इन दोनों के बीच में। तो आप ओम को यहाँ पे ले लें और ऋतु को यहाँ पे ले लें। क्यों, क्योंकि आपको बोला गया है कि ओम जो है वो लाइटर नहीं है। ठीक है, ओम इज नॉट लाइटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओम यहाँ पे नहीं आएगा, इस वजह से आपने ओम को यहाँ ले लिया, ऋतु ये ले ली और 1 का आपका गैप भी हो गया और दोनों सेम मंथ में हो भी गए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखें निधि और कृति के बीच में जितने पर्सन हैं उतनी ही आपके कृति और ऋतु के बीच में होने चाहिए। कृति ऋतु आपकी ये दी हुई है, निधि आपकी ये है, तो 1 2 यहाँ पे कृति 1 2 ऋतु। ठीक है, यहाँ पे आपका कृति हो जाएगा, इसमें तो आपको सही केस बन गए। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लेना है ओम और ऋतु को। ठीक है, अब देखो निधि 1 2 यहाँ पे होना चाहिए कृति। ठीक है, अगर 1 का गैप यहाँ पे कृति लेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ऋतु के बीच में करना है आपको, जो आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सेकंड केस भी आपका रॉन्ग हो गया। अब सिर्फ फर्स्ट केस आपका बच रहा है, इससे ही आपका सॉल्यूशन करना है, ये आपका क्लियर हुआ। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें, कृति जो है आपकी, ऋतु जो है आपकी, वो कृति से हैवियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ऋतु आपकी यहाँ पे आई है, कृति ये है आपकी। तो आपको किस तरीके से इसका अरेंजमेंट करना है, यहाँ पे तो ये हो गया सीमा। ठीक है, और ये है आपका आयुष, कृति और आपका जो है लोकेश, ये जो है आपके हैवियर देन है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आयुष फिर कृति, नहीं आयुष फिर निधि होगा। ठीक है, निधि के बाद आपका फिर ये होगा लोकेश, फिर सीमा, फिर सीमा होगा। सीमा से हैवियर में आपकी कौन है, ऋतु है, ये देखें आप, तो ऋतु हो जाएंगी यहाँ पे सीमा के बाद में। ठीक है, फिर ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, ये भी आपका क्लियर है, ऋतु है। फिर उसके बाद आपके ऋतु के बाद आपकी कौन है, कृति है। कृति के बाद आपका ये लेना है आपको मोहन और ओम को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मोहन, यहाँ पे हो जाएगा आपका ओम, और फिर लास्ट में है आपका प्रभु। ठीक है, ऐसे आपको इसको बनाना है, मतलब कि आपका किस तरीके से बनेगा ये आप देखें। सबसे पहले कि यहाँ पे आपका आयुष होगा, इज ग्रेटर निधि, इज ग्रेटर लोकेश, फिर इज ग्रेटर सीमा, फिर इज ग्रेटर ऋतु, फिर इज ग्रेटर कृति, फिर इज ग्रेटर ओम, फिर इज ग्रेटर प्रभु। ठीक है, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ और हमने इस पजल को सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, ये देखें तो सबसे बड़ा आपका प्रभु है, तो यहाँ पे आपका प्रभु ही हो जाएगा। और यहाँ पे आपका लास्ट जो बचता है वो कौन है, लास्ट कंडीशन पे क्या आएगा ये आप देख लें, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोहन। ठीक है, तो ये आपकी पजल सॉल्व हो गई और इसमें आपका जो है ये राइट आंसर आपका क्लियर हुआ। फर्स्ट में ही आपको फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही क्लियर हुआ। हमने लिया था 3 पॉसिबिलिटीज़, 3 पॉसिबिलिटी में हमने साथ में इंप्लीमेंट करते गए, तो 2 पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल हुई। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, जिससे आपका आंसर्स निकालने हैं 38 से 41 तक के क्वेश्चंस के। ठीक है, हम आते हैं इनके क्वेश्चन पे और आंसर्स को निकालते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग गो टू जिम ऑन 17 अप्रैल। 17 अप्रैल पे बताना है आपको कि कौन जिम जाता है। तो अप्रैल आपका ये दिया हुआ है, 17 ये है, कौन है, मोहन जो है आपके वो 17 अप्रैल पे जिम जाते हैं, तो आपका वही राइट आंसर होगा, क्या, मोहन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी पर्सन गो टू जिम बिटवीन ऋतु एंड सीमा। ऋतु और सीमा के बीच में बताना है कितने पर्सन जो हैं जिम जाते हैं। तो सीमा आपकी ये है, ऋतु आपके ये दिए हुए हैं 1 2 3, 3 पर्सन से आपके जो इन दोनों के बीच में जिम जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन ऋतु। ऋतु से कितने पर्सन जो हैं वो हैवियर है, मतलब कि आपको यहाँ पे फिर से चेक करना है क्वेश्चन पे। ऋतु आपका ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन आपके हैवियर हैं, तो यहाँ पे 8 आपका राइट आंसर होगा। तो 8 यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं है, मोर देन 3 है, तो मोर देन 3 ही यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग गो टू जिम इमिडिएटली आफ्टर कृति। कृति के जस्ट बाद में आपको बताना है कौन जिम जाता है। तो कृति के जस्ट बाद में आपका ओम जो है वो जिम जाता है, तो यहाँ पे ओम ही आपका राइट आंसर होगा।
क्लियर हुआ? सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपने निकाल लिए हैं। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है ये भी आप देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 से 44 तक का क्वेश्चन आपको यहाँ से अटेम्प्ट करना है। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है आपकी इसमें भी, ठीक है, इसमें भी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस तरीके से ही आपको इसका सॉल्यूशन करना है। अब आप देखें यहाँ पे 6:10 यहाँ पे दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन मीन्स ईदर आर हैंड और मिनट हैंड इज एट 8, ठीक है। इसका मतलब आपने दिया हुआ है 8, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब आपका 11। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से ये आपको साइन और कुछ आपके आर और मिनट में जो दिया हुआ है नोट। इसमें आप देखें नोट में दिया हुआ इफ टू सिंबल्स आर गिवन देन बाय डिफॉल्ट सेकंड सिंबल इज कंसीडर, ठीक है। तो सेकंड सिंबल को आपको जो है कंसीडर करना है एज मिनट। फर्स्ट सिंबल को आपको जो है 2 सिंबल्स दिए हुए हैं, तो सेकंड सिंबल इज कंसीडर इज मिनट हैंड एंड फर्स्ट सिंबल कंसीडर्ड इज आर, ठीक है। तो सेकंड सिंबल को मिनट से कंसीडर करना है और फर्स्ट सिंबल को आपको आर से कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ही आंसर देना है एंड ऑल टाइम आर कंसीडर्ड एट PM, ठीक है। इफ अ मैन लिव्स फ्रॉम GIP टू वाओ एट $, ठीक है। @ आपका ये दिया हुआ है और डॉलर आपका ये दिया हुआ है। फर्स्ट है जो है आपका, फर्स्ट को आपको क्या करना है आर से करना है 6, ठीक है। @ और डॉलर दिया हुआ है, ठीक है। $, दिया हुआ है। @ मतलब फर्स्ट सिंबल को आर से करना है, तो आर में आपको क्या दिया हुआ है 6, ठीक है। और डॉलर आपका ये दिया हुआ है, तो डॉलर सेकंड जो है आपका उसको मिनट से करना है। तो डॉलर में आप देख लें क्या दिया हुआ है 2 का डॉलर में 2। यूजुअली ही टेक्स 20 मिनट टू रीच वाओ, ठीक है, बट दैट टाइम ही रीच 15 मिनट लेटर देन द टाइम ही विल रीच वाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है ये आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है 10 मीटर यहाँ पे आपका आंसर 6:10 यहाँ पे आपने लिया टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 और 5 मीटर हो जाएगा। 20 में 15 को आप माइनस करते हो तो यहाँ पे आपका म्यू का मतलब क्या है 5 मीटर। तो 5 आपका ये दिया हुआ है। उसके बाद आपने देखा 5, ठीक है। 5 आपका ये है तो 5 बचता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो आपका यहाँ पे 25 होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये देखा कि इसका स्क्वायर आपको नहीं करना है, इसमें आपको जो है ऐड करना है। तो ऐड किस तरीके से करोगे 20, 10, 30 और 5, 35, ठीक है। 35 में आपको जो है 10 कम करना है, ठीक है। 10 माइनस करना है तो यहाँ पे 10 जो है आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा 45, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर निकालना है और इसका जो है आंसर क्या होगा एक्सक्लेमेशन और हैज़, ठीक है। एक्सक्लेमेशन और हैज़ जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ।
एक्सक्लेमेशन नहीं, यहाँ पे होगा एट द रेट, ठीक है। तो एट द रेट और हैज़ आपका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे ये आप देखो। A person takes 40 minutes to reach airport from his office and he has to catch airplane that is scheduled to department at Hazmu। Hazmu दिया हुआ है आपका, ठीक है, हैज और म्यू ये आपका दिया हुआ है। हैज़ का मतलब आपका क्या है 9 है, और म्यू का आपको क्या करना है डबल कर देना। म्यू मतलब 5 है आपका वहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा 25। 9 25 आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको देखना है ये आप देखें। तो यहाँ पे 20 मिनट्स अर्लियर मतलब 20 मिनट पहले पहुंचना है आपको। यहाँ पे 1 घंटा पहले 40 मिनट आपका ये दिया हुआ है, तो आपको इससे 1 घंटे पहले यहाँ पे पहुंचना है। मतलब कि आपको 8:25 पे पहुंचना है। 8:25 मतलब 8 का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन, ठीक है, फर्स्ट वाला ही जो था अल्फा, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन और 25 मतलब म्यू, तो एक्सक्लेमेशन म्यू यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ये डी, ठीक है। इतना भी क्लियर हुआ होगा आपको किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। फिर आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ मैन लिव्स फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एट हैज़ इन्फिनिटी, क्या दिया हुआ है हैज़ और इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करें आप। हैज़ का मतलब आपका अगेन क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 11 है, आपको इन्फॉर्मेशन पे दिया हुआ है 11, ये देख लें आप फर्स्ट में ये है। इनफाइनाइट का मतलब है 11। 11 का आपको जो है क्या करना है 11 जो है आपका दुगना कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो है क्या हो जाएगा 55, ठीक है, 55 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आपका क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 11 और 55 आपका ये आंसर होगा, ठीक है। तो 11 का मतलब आपका इन्फिनिटी है और 55 का मतलब भी आपका इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। ऐसे आपको इसके क्वेश्चंस को सारे 2 आवर पहले आपका ये पहुँच रहा है। इससे मतलब कि आपका 9:55 से 11:55 आपका 2 आवर पहले रीच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 44 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे आप देखें एक और आपका पजल ही दिया हुआ है। इस पजल को किस तरीके से अरेंज करोगे आप ये आप समझें, ठीक है। और इसके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं आप निकालें, तो आप जो है क्लियर करते चलेंगे कि कैसे हमें इसको सॉल्व करें। ओके, तो यहाँ पे आपने एक नॉर्थ में एक स्पीड दी हुई है, एक रो है आपकी, ठीक है, और सभी की स्पीड भी है। लेकिन आपके यहाँ पे 10 मेंबर्स हैं, तो 10 मेंबर्स को आपको यहाँ पे अरेंज करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 पैरेलल रो हैं। फर्स्ट रो जो है आपकी वो नॉर्थ के तरफ फेस किए हुए और सेकंड रो जो है आपका वो साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं। तो मतलब ये जो है आपका इसको फर्स्ट रो मान लें, तो ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन पे फेस किए, मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये पर्सन्स, और ये जो है आपके सारे नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं। ये है आपका रो 1, ठीक है, और ये है आपका रो 2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट यहाँ पे जो है देखते चलें किस तरीके से आपको दिया हुआ है। इसमें आपको दीज व्हीकल आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू स्पीड विच इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि आपको ये है
वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन मतलब ऐसे आपको जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है इंक्रीज होता चला जाएगा स्पीड। उसके बाद आपको दिया हुआ है ईस्ट डायरेक्शन इन बोथ रो बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 2 व्हीकल्स आर प्लेस्ड बिटवीन बस एंड द व्हीकल विथ स्पीड 170 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि 2 व्हीकल्स के बीच में आपका क्या दिया हुआ है, बस और 170 किलोमीटर के बीच में आपके 2 व्हीकल्स जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, बस और 2 व्हीकल्स, और यहाँ पे आपका 170 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, ये देखें, I-20 कार इज प्लेस्ड जस्ट नेक्स्ट टू व्हीकल विच फेसेस ट्रैक्टर, ठीक है। तो जो कार जो है आपका, वो कार के सामने जो पर्सन है, ठीक है, उसके बाद में जो है आपका ट्रैक्टर आपका फेस करता है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से इसको लिखना है, ये देखें, एक जो पर्सन है, ठीक है, वो ये ट्रैक्टर को फेस करता है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, देखिए, ओनली 1 व्हीकल इज प्लेस्ड बिटवीन I-20 कार एंड साइकिल। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, I-20 कार एंड साइकिल के बीच में आपका 1 व्हीकल जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, ये भी आप नोट करते चल, स्कूटी इज जस्ट नेक्स्ट टू द व्हीकल विथ स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। स्कूटी जो है आपकी वो 120 किलोमीटर पर आवर और स्कूटी जो है एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, ये आप देखें, बट नन ऑफ देम इज प्लेस एट एक्सट्रीम एंड, इनमें से कोई भी एंड पे नहीं होगा। ऑल द व्हीकल विथ स्पीड लेस देन 50 किलोमीटर पर आवर फेस साउथ, जो इसकी स्पीड 50 किलोमीटर से कम है, ठीक है, वो सारे के सारे साउथ के तरफ फेस किए हुए हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे ही आप ये मार्क कर दें, ठीक है। हेलीकॉप्टर इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू व्हीकल विथ स्पीड टू 228 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका जो है 228 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है आपका हेलीकॉप्टर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। अब आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। कैसे करना है ये आप देखें। बस और 170 किलोमीटर के बीच में आपके कितने होने चाहिए, 2 व्हीकल होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बस को लिया, ठीक है, तो 1 2 यहाँ पे आपने क्या ले लिया, 170, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आपका क्या है, ये देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, 120 किलोमीटर और साइकिल के बीच में आपके 1 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है, साइकिल और 120 किलोमीटर साइकिल जिसको फेस कर रहा है उनके बीच में आपका जो है सेम गैप होना चाहिए, I-20 और साइकिल के बीच में, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे साइकिल को लिया, ठीक है, यहाँ पे साइकिल को लिया, वो जिसको फेस कर रहा है, ठीक है, उसके बीच में साइकिल और कार के बीच में यहाँ पे 1 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी हो गई कार, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब जो है
I-20 जिसको भी फेस कर रही है, मतलब इसको फेस कर रही है, तो इसके बाजू से ही आपका क्या होना चाहिए, ट्रैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है ट्रैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देखते चलें किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर की स्कूटी और ये दोनों जो हैं वो सेम में होना चाहिए। तो आपका कहाँ कहाँ हो सकता है, ये नीचे में तो सिर्फ यही हो सकता है आपका। तो या तो यहाँ पे स्कूटी को ले लें आप, और यहाँ पे आप 120 को ले लें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपने ये देख लिया। अब नेक्स्ट में देखते चलें किस तरीके से सॉल्यूशन है उसका। 288 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका हेलीकॉप्टर है। तो यहाँ पे आपका जो है, तो इस प्लेस नेक्स्ट टू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हेलीकॉप्टर आता है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ट्रेन। ठीक है, जिसकी स्पीड आपकी 228 है। इसके बाद आपका जो है 290 किलोमीटर आपकी हेलीकॉप्टर। यहाँ पे स्पीड आपकी सारी दी हुई है, तो कंफ्यूज़न आप क्रिएट ना करें। ठीक है, यहाँ पे आप जो है सिर्फ एक बचता है, वो है आपको ऑटो रिक्शा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कैसे आपने इसका अरेंजमेंट किया है। 50 से अबव जो है, 54 से अबव जो है आपकी 50 किलोमीटर फेसेस साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपका जो है उससे लेस में कोई भी पर्सन्स नहीं होने चाहिए जो साउथ डायरेक्शन पे फेस किए हुए हैं। तो ये आपका साइकिल की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ऑटो रिक्शा की आपकी 22 किलोमीटर दी हुई है। और यहाँ पे कार जो है उसकी स्पीड आपकी 154 किलोमीटर, ये 28 और ये 228 और ये 290 किलोमीटर। सेम ऐसे ही बस की जो स्पीड है आपकी वो क्या दी हुई है, ये आप देख लें। तो बस की स्पीड ये है आपकी। ठीक है, ये बस की स्पीड आपका 54 किलोमीटर है। स्कूटी की आपकी ये है, स्कूटी की 72 किलोमीटर है। ठीक है, फिर मोटरसाइकिल की स्पीड आप बताओ क्या है, 120। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। ट्रैक्टर की 170, ये भी क्लियर हुआ। फिर आप यहाँ पे चले जाएं लास्ट में, तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक बचता है, वो है एरोप्लेन। ठीक है, तो इसकी स्पीड आपकी क्या दी हुई है, एरोप्लेन की 290 और इसकी दी हुई है आपकी 274। ये स्पीड आपकी नीचे दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी स्पीड लिखनी थी। ठीक है, आपने इसको जमा लिया। अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर को निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल इज प्लेस्ड अपोजिट टू मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के अपोजिट में कौन सा व्हीकल है। तो यहाँ पे ये देखें आप, ये है आपका मोटरसाइकिल, इसके अपोजिट में कार है आपकी। ठीक है, तो कार ही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल विच इज प्लेस्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ आ रो। रो 1 में जो है लेफ्ट एंड पे कौन है, तो रो 1 आपकी ये दी हुई है। रो 1 में लेफ्ट एंड पे बस दी है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ है इसलिए। तो यहाँ पे और उसकी स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच व्हीकल इज प्लेस्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ रो 2। रो 2 में बताना है कि एक्सट्रीम एंड में कौन है। तो रो 2 आपकी ये दी हुई है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे। तो लेफ्ट इसका ये होगा, क्या है, हेलीकॉप्टर। यहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, व्हाट इज द स्पीड रेंज ऑफ द व्हीकल विच इज प्लेस्ड एक्सट्रीमली बिटवीन कार एंड हेलीकॉप्टर। कार और हेलीकॉप्टर के बीच का जो स्पीड है, स्पीड की जो रेंज है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है
कार और हेलीकॉप्टर के बीच की स्पीड रेंज। ठीक है, कार आपकी ये है और हेलीकॉप्टर आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो है आपका 154 से 270 के बीच में होनी चाहिए। टू 200 से 250 आपकी ये स्पीड आएगी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इसके सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया है। अब 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। ठीक है, 49 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ये। ठीक है, इसको पढ़ना है और हमको यहाँ पे आंसर्स बताना है। इसको नहीं, इसको रीड करना है, ये जो आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्शंस दी हुई हैं आपकी और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें आपको यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, अगर आपका आर्गुमेंट्स जो है स्ट्रॉन्ग है तो उसको आपको यहाँ पे मार्क करना है और वीक है तो आपको यहाँ पे किस तरीके से मार्क करना है ये आप देख लें। ठीक है, तो शुड ऑल द unauthorized structures in the city be demolished? ठीक है, no, where will be people residing in such houses live? ठीक है, yes, this will give a clear message to general public and they will refrain from constructing unauthorized building. ठीक है, यहाँ बोल रहा है पीपल्स को सारे को जब हाउस को अलग कर देते हैं, ठीक है, तो इसको साइड हो जाना चाहिए और या फिर उसको पहले से ही पब्लिक कर लेना चाहिए, मतलब उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए क्लियर कि हम इस दिन आपका बिल्डिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है दोनों ही आपका होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले तो आप ये वाला देखें, सेकंड, ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, या तो आप इसका राइट आंसर ये भी दे सकते हैं, ईदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ये भी आपका राइट आंसर इसमें हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, सेम वैसे ही आपको इसमें भी आपको बताना है। एक स्टेटमेंट है आपका, आई वुड लाइक टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ पे रिवीजन ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज आ टेल्स बी। ठीक है, ये आपका जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स निकालने हैं। तो इसका जो आंसर है आपका, इनमें तो आपको दोनों ही स्टेटमेंट को आपको फॉलो करना होगा, जब जाके ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर होगा। ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन आपको लेने पड़ेंगे। जॉब सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड, ठीक है, और अननेसेसरी कॉम्पिटिशन्स टू अंडरटेक सच स्टडी। ठीक है, तो ये जो है आपके इस तरीके से और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, तो इनको आपको जो है करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करें तो आपके लिए जो है अच्छा होगा। अब आपने जो है सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट कर लिए। इस पार्ट 4 में आपके 25 क्वेश्चन जो थे वो आपके सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं। इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन और भी आप सॉल्व करते रहें। ठीक है, आप जो है यही प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर के वीडियोस उठाएं और उससे ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपका जो है सारा बेसिक्स जो है वो आपका क्लियर है, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे और इनके कुछ आंसर्स हैं वो क्विकली दे पाओगे। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पार्ट पे, और उसमें आपको जो है और भी मेंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप बने रहें VN क्लासेस पे। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।